उन लोगों का विकास सही मायने में होना चाहिए, तो उन लोगों का विकास नहीं होकर विकसित लोगों का ही विकास हो रहा है। लेकिन जो गरीब गुरबा तबका के लोग हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनका विकास एकदम बिल्कुल अवरुद्ध हो गया। चंद लोग के बीच ही आरक्षण सिमट करके रह गया, वो नीचे तबका के लोगों तक नहीं पहुंच सका। सारा सिस्टम ही गड़बड़ है, न समय पर परीक्षाएं हो रही हैं, न समय पर रिजल्ट निकल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश के हालात को बखूबी आप समझते होंगे। कई राजनीतिक पार्टियां आती हैं, विकास का खूब भरोसा दिया जाता है कि हम विकास करेंगे तो आखिरी तबके के लोगों तक का विकास करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि कभी विकास होता भी है, या विकास अगर होता है तो किनका विकास होता है? कई ऐसे मुद्दे हैं। तो कुछ लोग ये भी आते हैं कि आरक्षण की नीतियों पर जमकर हंगामा करते हैं। हंगामा सदन में होता है, सदन के बाहर होता है। लेकिन क्या कभी सियासी परिदृश्य को अगर देखा जाए, अगर उसके जमीनी स्तर पर जाकर के उसके परिणाम को देखा जाए तो बदलता है क्या? इसी ही आज समझने के लिए चलते हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इनका नाम है कृष्ण कुमार अंबेडकर। कृष्ण अंबेडकर जी पूर्व JDU के प्रदेश महासचिव हैं शिक्षा प्रकोष्ठ के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए, तो सबसे पहले उस मुद्दे पर जाते हैं जहां विकास की बातें होती हैं। कृष्ण जी, जिस तरीके से कई पार्टियां आई और कहा जाता है कि हम निचले तबके के लोगों का विकास करेंगे, आखिरी पड़ाव पर बैठे हुए उन लोगों का विकास करेंगे, क्या आपने विकास कभी देखा है कि उन लोगों का विकास हुआ हो? ऐसा है कि जितनी मेरी उम्र है, मेरी उम्र 55 बरस के लगभग है, तो हमने यही देखा, सोचा और समझा और आंख से देख रहे हैं कि जिन लोगों का वास्तव में विकास होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है कि जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उन लोगों का विकास सही मायने में होना चाहिए, तो उन लोगों का विकास नहीं होकर विकसित लोगों का ही विकास हो रहा है। यानी विकसित लोग और ज़्यादा विकास कर रहे हैं, और जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, गरीब गुरबा, दबे कुचले, शोषित और उपेक्षित, उन लोगों की हालत में सुधार नहीं के बराबर है। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार जो नारा देती है सबका साथ सबका विकास, तो सही मायने में सबका साथ सबका विकास के राह पर चले। हमें तो लगता है कि सबका साथ सबका विकास है मात्र एक नारा बन के रह गया है। कुछ लोगों का सबका साथ जरूर, लेकिन विकास कुछ लोगों का। आपने कहा कि उन लोगों का विकास हो रहा है जो परिपूर्ण है। मैं जरा आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि वो कौन परिपूर्ण, कि आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ऐसे लोगों में जो नौकरी में बड़े पदों पर हैं, उन लोगों का विकास हो रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों का विकास हो रहा है। जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों का विकास हो रहा है। हर दृष्टिकोण से विकास हो रहा है। लेकिन जो गरीब गुरबा तबका के लोग हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनका विकास एकदम बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। वो कहाँ, जहाँ पर थे, देश आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं, तो जहाँ पर वो थे लगभग वहीं पर हैं वो। एक भी व्यक्ति, आपको एक भी समाज ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें लगभग 50% का भी विकास हो, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है। कुल मिलाकर के देखें तो अंतिम पायदान पर जो खड़े लोग हैं उनका विकास नहीं हो रहा है। आज हम बात करते हैं समान कानून की। जो कानून बने वो कानून समान हो, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर खूब चर्चा हुई है, आरक्षण की लड़ाई भी खूब हुई। क्या लगता है कृष्ण जी, जिस आरक्षण के लिए कई पार्टियां लड़ते आई हैं, जिस आरक्षण को लेकर के सदन से लेकर सदन के बाहर तक आपने भी देखा होगा, मेरी उम्र उतनी लंबी नहीं है कि मैंने देखा हो, लेकिन शुरुआत से रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो हालात रहे, उसके बाद खुद जो संविधान के निर्माता, जिनको सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जो सोचा था, क्या आज वो हालात है? क्या नहीं, हालात में परिवर्तन आए हैं निश्चित रूप से। लेकिन भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच थी आरक्षण के पीछे, तो उनका सोच था कि आरक्षण एक सहारा, एक माध्यम, एक सीढ़ी होगा जिससे समाज के जो विकास की धारा है, मुख्य धारा है, उसमें समाज का जो अंतिम पायदान पे खड़े लोग हैं उनका विकास हो सके, समाज की मुख्य धारा में वो जुड़ सके। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह धारा बदल गई है।
मुख्य धारा में वही लोग जा रहे हैं जो विकसित हैं। अब दलित वर्ग में भी ले लीजिए, तो दलित वर्ग में जो लोग, चंद लोग विकसित हैं, चंद लोग के बीच ही आरक्षण सिमट करके रह गया, वो नीचे तबका के लोगों तक नहीं पहुंच सका। अब कुछ नाम मैं इस प्रकार गिना देता हूं, क्योंकि नाम भी बताना बहुत ज़रूरी है मेरी समझ से। अब जैसे देख लिया जाए बाबू जगजीवन राम, तो बाबू जगजीवन राम 40 साल तक आरक्षण का लाभ लेकर सत्ता सुख भोगते रहे। उसके बाद उनकी बेटी मीरा कुमार 25 साल तक 2 बार मंत्री रही, 2 बार लोकसभा के सदस्य रही, 1 बार एमपी रही। 25 साल तक उन्होंने भी आरक्षण का लाभ लेकर सत्ता सुख भोगा। 40 और 25 65, और 1 बार जगजीवन राम की पोती जिनका नाम माधव कृति है, 1 बार वो भी विधायिका बनी। 70 साल इन लोगों ने आरक्षण को। अब बताइए कि क्या देश में जगजीवन राम जैसे विकसित रविदास समाज के लोगों को ही आरक्षण मिलना चाहिए? और वह रविदास जो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, ईंटा ढोता है, बालू ढोता है, उसका अगर संतान राजनीति में है तो क्या उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही हालात रामविलास पासवान जी की है। रामविलास पासवान जी 1968 से लेकर के आज तक, अब तो खैर नहीं रहे, गुजर गए इधर 2020 में, लेकिन आज तक वो आरक्षण का लाभ लेते रहे। और रामविलास पासवान जी ने रामविलास पासवान एंड कंपनी बना दिया, जिसमें उनके बेटे, भतीजे और भाई आज तक आरक्षण का लाभ लेते रहे। तो क्या रामविलास पासवान जी के लिए ही आरक्षण बना है, उनके परिवार के लिए? क्या वह दुसाद, वह पासवान जो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, ईंटा बालू ढो रहा है, मेहनत का काम कर रहा है, उसके संतान को क्या आरक्षण पाने का अधिकार नहीं है? आज कुछ पासवान लोग विकसित हो गए हैं, मैं उनका नाम बता देता हूँ कि रामप्रीत पासवान, पूनम पासवान, शशिभूषण हजारी, महेश्वर हजारी, उपेंद्र पासवान, रामविलास पासवान, रवि ज्योति कुमार, रेखा देवी, सर्वजीत पासवान, ललन पासवान, पासवान ही पासवान। ये चंद पासवान लोग जिनका मैं नाम गिनाया, ये सब लोग विधायक कैटेगरी में पूर्व विधायक हैं और अभी वर्तमान कुछ हैं। तो क्या यही विकसित लोगों के बीच में आरक्षण रहेगा, या वैसे पासवान को भी आरक्षण मिलना चाहिए जो वास्तव में गरीब हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं? वैसे लोगों को तो मिल नहीं रहा है। रविदास की बात मैंने की, अब रविदास में आइए, दिनकर राम, लाल बाबू राम, सतदेव राम, शिवचंद्र राम, संतोष कुमार निराला, निरंजन राम, डॉक्टर अशोक कुमार, सूबेदार दास, ये तमाम लोग विधायक थे और कुछ में से कुछ विधायक और मंत्री भी रहे। तो बार बार यह आप देखेंगे कि आरक्षण का लाभ इन्हीं रविदास समाजों के बीच में सिमट करके रह गया। तो कुल मिलाकर आप ये कहते हैं कि आरक्षण की अगर बात की जाती है तो इन नेताओं ने राजनीति जरूर की, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर लड़ते रहे, लेकिन जो आरक्षण उन गरीबों को मिलना चाहिए वो इन्होंने नहीं दिलाया। जी, जो जिस उद्देश्य को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का व्यवस्था किया था, वह नहीं लागू हो सका है। और संविधान में यह प्रावधान है कि हर 10 साल पर इसकी समीक्षा होनी, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस मुद्दे पर कभी भी चर्चा तक नहीं हुई। अच्छा, एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे। अगर आपने कहा कि चर्चा भी इस पर नहीं होती और परिवर्तन होना चाहिए, तो क्या आप ये मानते हैं कि देश में जो आरक्षण मिले वो गरीबी के मुद्दे पर मिले? जी हाँ, देश में अभी जो जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय का हालात और अभी के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। तो अभी के हिसाब से जो आरक्षण जिनको मिलना चाहिए, मेरे ख्याल से वो जातिगत नहीं हो करके आर्थिक होना चाहिए। क्योंकि समाज में एक ही जाति के एक व्यक्ति, मान लीजिए कि करोड़पति है, तो उसी जाति का दूसरा व्यक्ति भिखमंगा है, तो जरूर आरक्षण का जरूरत किसको है? उस भिखमंगे को है कि वो करोड़पति को है? निश्चित रूप से भिखमंगे को जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो करोड़पति हड़प ले रहा है। चलिए, अगर आपने एक और बातें कही और इतने लोगों का नाम गिनाया है जो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के इस खेल के बीच में वो कई बार मंत्री रहे, कई बार नेता रहे, लेकिन आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग रहे हैं कि एक से लेकर के, जैसे आपने खुद रामविलास पासवान का जिक्र किया, वो कई सालों तक मंत्री रहे, केंद्र में भी रहे हैं बखूबी।
तो क्या आपको लगता है कि तब तो एक वक्त निर्धारित कर देना चाहिए कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, लोकसभा के जो सदस्य हो वो हो, या फिर विधानसभाओं के अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं उन सबके एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए कि 1 से 2 बार वो तीसरी बार नहीं खड़े हो? देखिए, भारत के संविधान में ये स्पष्ट वर्णन है कि भारत का राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा नहीं बनेगा। तो जब राष्ट्रपति पर यह प्रतिबंध है तो फिर प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं, मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं, लोकसभा के सदस्य पर क्यों नहीं, राज्यसभा के सदस्य पर क्यों नहीं, सभी विधानसभाओं के सदस्यों पर क्यों नहीं? ये जरूरी इसलिए भी है कि यदि एक व्यक्ति 70 साल से ज़्यादा वो मंत्री सत्ता सुख भोगेगा तो फिर दूसरे व्यक्ति को जो उसके पैरेलल में राजनीति कर रहे हैं कैसे मौका मिलेगा? उसको देश चलाने का सबको अधिकार है, सबको मौका मिलना चाहिए। इसलिए मेरा यह स्पष्ट मानना है कि अमेरिका की तरह बिल्कुल होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 टाइम्स, 2 बार से ज़्यादा सत्ता में भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए। शायद आप एक तरफ इशारा ये भी कर रहे हैं कि आज जिस राजनीति की हम बात कर रहे हैं, अगर खासकर बिहार के परिदृश्य में देखा जाए तो बिहार में 25 साल से कम उम्र के युवाओं की अगर बात की जाए तो 57.2% है। आज वही कारण है कि बार बार जो लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं युवा नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल युवाओं को आना चाहिए भाई, टैलेंटेड व्यक्ति को भी राजनीति में मौका मिलना चाहिए। अब एक ही व्यक्ति अगर 70 साल ले लेगा तो जितने भी नवयुवक हैं वो तो बुढ़ा जाएंगे। कितने लोग बुढ़ा गए, कितने लोग पागल हो गए, कितने लोग राजनीति करना छोड़ दिया। अब नीतीश कुमार जी को देख लीजिए। अब नीतीश जी को हम आलोचना तो नहीं करेंगे, लेकिन लगातार ये 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई नए लोगों को भी मौका मुख्यमंत्री का बनने का मिलना चाहिए ताकि वो अपने ढंग से काम करे। हो सकता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बेहतर काम करे, तो मौका मिले तभी ना, इसलिए मौका मिलना चाहिए। चलिए, मौका मिलना चाहिए। और शिक्षा प्रकोष्ठ के आप पूर्व महासचिव रहे हैं प्रदेश के, तो आपसे एक शिक्षा पर भी कुछ चर्चा करेंगे। युवाओं का हम जिक्र करते हैं, लेकिन अगर शिक्षा युवाओं से दूर हो तो शायद हालात बदल नहीं सकते, बेहतर नहीं कर सकते। और कई लोग नए आ रहे हैं, नए राजनीति में जो कदम रखने वाले हैं वो लोग यही भरोसा दे रहे हैं कि हम बिहार को बदल देंगे और 10 राज्यों के शीर्ष लिस्ट में खड़ा कर देंगे। आपसे समझेंगे शिक्षा नीति पर जो आजकल चर्चाएं हो रही हैं। आरक्षण के भी मुद्दे की बात की जाए, कई ऐसे जगह हैं जहां पर जिस आरक्षण का आपने जिक्र कर दिया है, कई ऐसे छात्र रहे हैं जो लंबे वक्त से तैयारी कर रहे हैं, आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। क्या इन शिक्षा नीतियों में भी परिवर्तन की जरूरत है? बिल्कुल परिवर्तन की जरूरत है। समय बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, इसलिए मेरे विचार अनुसार शिक्षा की जो नीति है वो बिल्कुल एक समान होना चाहिए। यहाँ पर तो शिक्षा का नीति गड़बड़ है। अब कुछ लोग जो चंद लोग विकसित हैं, अमीर हैं, उन लोगों का बाल बच्चा देखिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। आज जो गरीब लड़का, गरीब घर का व्यक्ति है, जो सुखी संपन्न नहीं है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। और सरकारी स्कूल का जो हालात है वो सबसे किसी से छिपा हुआ नहीं है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा कैसे लोग वहाँ के टीचर हैं और पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, ये सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन सरकार तो आपकी है। हाँ, सरकार निश्चित रूप से, लेकिन सिस्टम जो वहाँ का है, आप देख लीजिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकारी स्कूल में एक भी व्यक्ति, कोई एक भी बता दे कोई कि IAS का बेटा हो, IPS का बेटा हो, डॉक्टर का बेटा हो, इंजीनियर का बेटा, एक भी उनकी संतान जो है सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। MP MLA का संतान नहीं पढ़ता है। ये लोग केवल भाषण देते हैं कि पढ़ना लिखना चाहिए, नहीं पढ़ो लिखोगे तो विकास कैसे करोगे। अरे भाई, तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो वही बात हो गया आज के हिसाब से कि भोले भाले ललुआ खाएगा बासी रोटी, अब बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। ये सरकारी स्कूल का सिस्टम है। लेकिन जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा वो कहेगा साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। इसलिए शिक्षा नीति एक समान होना चाहिए, एक तरह का शिक्षा नीति हो, ताकि गरीब ही एक और अमीर के बीच जो खाई है, ये खाई पड़ जाए और जो सही मायने में टैलेंटेड हो वही आगे बढ़े। यहाँ तो भाई शिक्षा का नीति गड़बड़ है, सरकार का पॉलिसी गड़बड़ है।
एक तरफ आप इतना कोचिंग जो खुल गया है और उस कोचिंग की इतनी सारी फीसें हैं, इतने पैसे लग रहे हैं कि एक गरीब आदमी नहीं जा पढ़ रहा है। सिस्टम भी गलत है, सारा सिस्टम ही गड़बड़ है। न समय पर परीक्षाएं हो रही हैं, न समय पर रिजल्ट निकल रहा है। तो इससे शोषण जो है किसका हो रहा है? इससे शोषण समाज के, खास करके गरीब तबके के लोग का हो रहा है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे, अपने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि कम से कम शिक्षा पर जो है एक ऐसा नीति होना चाहिए जिससे गरीब लोगों को मौका मिले कुछ अच्छा करने का। मुख्यमंत्री तो ये बार बार कहते हैं, आपसे कृष्णा जी जानेंगे, मुख्यमंत्री तो बार बार कहते हैं कि हमने शिक्षा को बेहतर किया है, लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाया है, साइकिल और ड्रेस क्या क्या नहीं दिए हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो सारी जो नियम कायदे कानून लगाए गए सब बेकार है? 6,000 रुपये किताब पर भी अब बातें चल रही हैं, कल भी ये चर्चा हुई थी। तो क्या ये सारी नीतियाँ गलत तरीके से हो रही हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी जिस सोच के तहत काम किए कि भाई लड़कियां स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, पढ़े लिखे आगे बढ़ें, तो हम इसमें गलत उनको नहीं मानते हैं। लेकिन एक गड़बड़ हो गई है कि जो शिक्षा का क्वालिटी होना चाहिए, शिक्षा का जो क्वालिटी होना चाहिए वह क्वालिटी उस सरकारी स्कूल में नहीं है। एक डिग्री मिल जाती है, हाँ भाई आप इंटर पास कर गए, बीए पास कर गए, लेकिन अगर उसको देखा जाए, तुलना किया जाए कि क्वालिटी शिक्षा में क्या है, क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी का मतलब मेरिट होना चाहिए। वो मेरिट नहीं है, वो पढ़ लिख के किस काम का जो खाली डिग्री दे देवे। आप साहब बीए कर गए, एमए कर गए, एक एप्लीकेशन हिंदी में नहीं लिखने आवे। तो मेरे कहने का मतलब है कि शिक्षा सरकारी स्कूल में ही सही हो, लेकिन वह क्वालिटी हो, यानी उसको मैंने उसमें मेरिट होना चाहिए। यह मेरिट ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो शिक्षा नीति हो, चाहे आरक्षण की बात हो, राजनीति चल रही हो, राजनीति खूब हो रही हो, लेकिन उसके फायदे नहीं मिल रहे हैं। और इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार है वो नीतियां, जिस नीतियों पर चर्चा जरूरी है। शायद शिक्षा नीति पर अगर बात की जाए, शिक्षा व्यवस्था पर बात की जाए, आरक्षण नीतियों पर बात की जाए, तो कई लोग, कई धुरंधर हैं जो कई घंटों और कई महीनों तक लगातार बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बात और बात ही होता है, जमीनी स्तर पर हालात नहीं बदलते। और ये हालात कब बदलेंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल कृष्णा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इतने बड़े मुद्दे पर और इस बातों को लेकर के विस्तार से आपने बिना डरे उन सारे लोगों का भी जिक्र कर दिया जिन लोगों ने आज इस नीतियों का नहीं बल्कि उस नीतियों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर उसका लाभ पाया है। ये बदलेगा क्या, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इतना ही, नमस्कार।